नमस्कार दोस्तों, टीएनसी एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों हम काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे जो है वो हम एक टीएनसी एक्सप्रेस लेके आते हैं। टीएनसी एक्सप्रेस जो है वो हमारे पास में सबसे फेवरेट क्लास होती है, जैसा कि बच्चों ने बोला गया है। तो दोस्तों हमारे पास जो टीएनसी एक्सप्रेस क्लास आती है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि टीएनसी एक्सप्रेस क्लास में हम कौन सी क्लास लेके आते हैं या कौन सी क्लास को हम टीएनसी एक्सप्रेस में ऐड करते हैं। उसके लिए हमारे पास में जो है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो एग्जाम की दृष्टि से जो टॉपिक हम ले रहे हैं या कोई भी टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम टीएनसी एक्सप्रेस में शामिल करते हैं। दूसरा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो टॉपिक जो है वो हार्ड होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्ड होना चाहिए, क्योंकि इजी को तो जो है वो स्टूडेंट्स आसानी से समझ जाते हैं या एक दो बार पढ़ के जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें बच्चों को जो है वो समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उस टॉपिक को हम सेलेक्ट करते हैं। यानी कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया हमारे पास में कि वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी टॉपिक लेके आ जाएं और उस पर हम टाइम वेस्ट कर दें, बल्कि ऐसा टॉपिक होना चाहिए कि उसमें से एग्जाम में हर बार कहीं ना कहीं से जो है वो क्वेश्चन आता हो। दूसरा, वो हार्ड होना चाहिए, जितना टॉपिक हार्ड होगा उसको हम सबसे पहले जो है वो शामिल करेंगे। तीसरी चीज, कंप्लीट टॉपिक जो है वो हम करेंगे, उसमें हम सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। पहले किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, आगे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, कैसे उसके जो है वो हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर एक टॉपिक को हमने शुरू कर दिया, चाहे वो कितना भी बड़ा टॉपिक हो, उसको हम एक क्लास के अंदर जो है वो कंप्लीट करेंगे विथ एमसीक्यू। पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, अब कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें जो है वो इंक्लूड करेंगे। और सबसे लास्ट हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स होता है चौथा, कि जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर नेक्स्ट हमें जो है वो टीएनसी एक्सप्रेस में ये टॉपिक चाहिए, वो टॉपिक को हम शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में टीएनसी एक्सप्रेस के हम सेलेक्टेड टॉपिक लेके आते हैं। और दोस्तों ठीक उसी तरीके से हम पूरे टीएनसी एक्सप्रेस में जो है वो हमारा टारगेट है कि हम कम से कम जो है वो 100 टीएनसी एक्सप्रेस ऐसी लेके आए जिससे एग्जाम में जो है वो आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो जाए। तो दोस्तों आप जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब पे डायरेक्ट आपको टीएनसी जो है वो एप्लीकेशन में जाना है, यूट्यूब चैनल पे जाना है, उसके बाद प्लेलिस्ट में टीएनसी एक्सप्रेस टाइप करोगे, जितनी भी टीएनसी एक्सप्रेस है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और 1 बाय 1 करके जो है वो आप उसको देखिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें जो हो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में आज का टॉपिक टीएनसी एक्सप्रेस का वो है टाइप ऑफ एनीमिया। बेसिकली तो मैंने टाइप दिया है, हालांकि कंप्लीट एनीमिया को ही जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, पूरा का पूरा जो है वो एनीमिया यहाँ पे हम जो है वो क्लियर करेंगे। लेकिन टाइप ऑफ एनीमिया मैंने इसलिए बोला है कि दोस्तों ये जो है वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइप जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी हम एनीमिया जो है वो पूरा ही कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि आज के हमारे पास में ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, क्योंकि मैं पहले ही जो है वो क्लियर कर देता हूं कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम जो है वो एनीमिया के बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एनीमिया जो है वो होता क्या है। ठीक है ना, ब्लड और आरबीसी या हीमोग्लोबिन से इनका जो है वो क्या रिलेशन होता है, क्या इसके मेन कोजेज हो सकते हैं, किस तरीके से जो हम एनीमिया को आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। और इंट्रोडक्शन में जो है वो भी क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं इसके टाइप। तो टाइप जो है वो बहुत अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। कुछ बुक्स में जो है वो किसी अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, किसी में अलग तरीके से किया गया है, और बड़ा ही जो है वो कन्फ्यूजिंग है। तो मैंने कहा था ना कि कन्फ्यूजन टॉपिक हमारे पास लाई, हम उसको जो है वो क्लियर करते हैं। तो हमने इसका जो है वो क्लासिफिकेशन किया है, एग्जैक्ट जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम लेके आए थे। तो एग्जैक्ट जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकली। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी जो है वो 4 टाइप से होते हैं, और अकॉर्डिंग टू जो है वो इटियोलॉजी, उसके आधार पे जो है वो 5 टाइप होते हैं। इस तरीके से हम कंप्लीट जो है वो एनीमिया को पढ़ेंगे। डरने की जरूरत नहीं दोस्तों, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें सोल्व करेंगे एमसीक्यू, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम जो भी टॉपिक करवाते हैं उसके एमसीक्यू जरूर सोल्व करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। दोस्तों इंट्रोडक्शन में एनीमिया काफी लोग जो है वो फेमिलियर होंगे, बहुत बार जो है वो इसके बारे में जो है वो सुना भी होगा या फिर जो है वो पढ़ा भी होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो फेमिलियर है कि आम भाषा में, या हम कहें कि जो पर्सन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं करता है वो भी जो है वो एनीमिया के बारे में जो है वो जानता है। तो दोस्तों एनीमिया क्या होता है, अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें, अलग अलग जो है वो लोग कहते हैं कि ब्लड की कमी होगी। हाँ ठीक है, कह सकते हैं कि ब्लड की कमी होगी, लेकिन दोस्तों वो हाइपोवोलेमिया भी हो सकता है। ठीक है ना, एनीमिया ही नहीं हो। और कुछ बोलते हैं कि आरबीसी की कमी होगी,
चलो इन सबको जो है वो अगर हम कोर की बात करें तो दोस्तों एग्जैक्ट एनीमिया का जो है वो मीनिंग होता है डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। ठीक है, अब मुझे बताओ सिंपल मीनिंग की बात करें कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो डिक्रीज होगा, उसको हम एनीमिया कहेंगे। अब हीमोग्लोबिन लेवल कैसे डिक्रीज हो सकता है? सीधी सी बात है, एक तो हमारे पास में जो आरबीसी है, ठीक है ना, उनका लेवल कम हो जाए या उनका नंबर जो है वो कम हो जाए, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही जो है वो हीमोग्लोबिन है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये हमारे पास में आरबीसी है और इसके सेंटर में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता नहीं है और इसके सेंटर में क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन है। अब देखिए, अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो हीमोग्लोबिन भी जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा इसी में आ जाता है डिक्रीज ब्लड लेवल, ठीक है ना, यानी कि ब्लड वॉल्यूम। अब ब्लड की जो है वो वॉल्यूम कम होगी, तो आपको पता है कि ब्लड की वॉल्यूम कम होगी तो ब्लड में क्या है, 90% तो जो है वो हमारे पास में आरबीसी ही है। अगर हम बात करें तो 90% जो है वो हमारे पास क्या है, आरबीसी है। तो अब यहाँ पे अगर आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी, ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, मतलब आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी। आरबीसी की डेफिशिएंसी हो रही है तो डायरेक्ट कोरिलेट कर रहा है कि वहां पे हीमोग्लोबिन की भी जो है वो डेफिशिएंसी होगी। तो एन केन प्रकारेण अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो वो ही आ जाती है हमारे पास में कि डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल को जो है वो क्या कहा जाता है दोस्तों? एनीमिया कहा जाता है। अब नॉर्मल कितना होता है? डिक्रीज तो हमने मान लिया, अब नॉर्मल क्या होता है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर नॉर्मल लेवल की बात करें हीमोग्लोबिन लेवल की, तो हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, अलग अलग कैसे? यानी कि नॉर्मल जो है वो हम मेल की बात करें तो अलग होता है, फीमेल की बात करें तो अलग होता है, और प्रेग्नेंट लेडी में जो है वो अलग की बात होती है। तो अगर नॉर्मल हम बात करें तो मेल के अंदर जो है वो दोस्तों होता है हमारे पास में 13 ग्राम पर डेसीलीटर। क्या है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर। और अगर हम फीमेल की बात करें तो होता है दोस्तों 12 ग्राम पर डेसीलीटर। ये WHO के द्वारा जो है वो निर्धारित किया गया। यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है वो प्रेग्नेंट लेडी में दिया gया है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेग्नेंट लेडी में जो है वो ऑलरेडी जो है वो एनीमिया होने के चांसेस, और दूसरा ब्लड की जो है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो है बच्चा भी उसके पेट के अंदर जो है वो ग्रोथ कर रहा है। तो वहां पे जो है वो प्रेग्नेंट लेडी में जो है वो इसको कम कर दिया जाता है। प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें, प्रेग्नेंट फीमेल में जो है ये लेवल हो जाता है हमारे पास में 11 ग्राम पर डेसीलीटर। क्लियर है? तो ये लेवल होता है, याद रख लेना 11, 12, 13 सिंपल अगर याद रखो तो ये चीज जो है वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये मिनिमम है। बाकी तो आपको हीमोग्लोबिन लेवल आपको पता ही होगा कि अगर मेल की बात करें तो नॉर्मल अगर मेल की बात करें तो उसमें होता है 217 to 13 ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल की हम बात करें तो दोस्तों उसमें था 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। और प्रेग्नेंट लेडी में आपको पता ही है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी में जो है वो 11 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल लेवल है, लेकिन इस लेवल से कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास में रेंज है। क्या है? पूरी जो है वो रेंज है कि कहां से कहां तक होना चाहिए, और ये हमारे पास में एक्यूरेट है कि मेल में इससे कम हो जाएगा। अगर मेल में 13 ग्राम से जो है वो कम हो जाएगा तो हम उसको एनीमिया कहेंगे। फीमेल में अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा तो हम कहेंगे, और प्रेग्नेंट लेडी में जो है वो 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा तो उसमें हम कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में बेसिकली आता है कि एनीमिया, या हम कहें कि हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल जो है वो कितना होता है। अब दोस्तों बात आती है कि एनीमिया को भी जो है वो अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। अगर कैटेगरी की बात करें तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है ना, इसमें जो है वो कैटेगरी में जो है उसको डिवाइड किया गया है। अगर हम माइल्ड की बात करें, माइल्ड एनीमिया किसको कहेंगे? माइल्ड एनीमिया कहेंगे दोस्तों अगर हमारे पास में हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 10 से कम हो जाए। हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा तो उसको हम माइल्ड एनीमिया की कैटेगरी में रखे जाएंगे। हीमोग्लोबिन लेवल आपको तो पता ही है, एनीमिया कब हो गया, जैसे मेल की बात करें तो वो 13 से कम हो जाएगा तो उसको एनीमिया कहेंगे। फीमेल की बात करेंगे तो 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा तो हम उसको एनीमिया कहेंगे। और अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें जो है वो हमारे पास में 11 से कम हो जाएगा तो उसको एनीमिया कहेंगे। लेकिन कैटेगरी किस तरीके से डिवाइड की गई है, ठीक है, माइल्ड एनीमिया किसको कहेंगे, मॉडरेट एनीमिया किसको कहेंगे, या सीवियर एनीमिया जो है वो किसके कहेंगे। तो माइल्ड एनीमिया होता है कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा, उसको कहेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों मॉडरेट एनीमिया। मॉडरेट एनीमिया जो है वो किसको कहेंगे दोस्तों, 7 to 9 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा।
7 to 9 ग्राम पर डेसिलीटर से कम हो जाएगा तो उसको हम मॉडरेट कहेंगे, और सीवियर कहेंगे दोस्तों सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया होता है हमारे पास में लेस देन 6 ग्राम पर डेसिलीटर, 6 ग्राम पर डेसिलीटर से कहेंगे तो उसको हम सीवियर एनीमिया की कैटेगरी में रखेंगे। एनीमिया तो आपको शुरू से ये होगा कि मेल में अगर 13 से कम हो जाएगा तो भी वो एनीमिया कहेगा, लेकिन ये कैटेगरी डिवाइड की गई है, ठीक है, कौन कौन से किस किस तरीके से जो है वो हमारे पास में एनीमिया हो सकता है। तो ये जो है वो हमारे पास में कैटेगरी आ गई, माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया एंड सीवियर एनीमिया। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में दोस्तों कि एनीमिया जो है वो होता क्या है। इटियोलॉजी अगर हम बेसिकली देखें तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए आप कि क्या कैटेगरी हो सकती है, क्या क्या चीजें हो सकती है। या तो हमारे पास में प्रोडक्शन कम हो जाए, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाए, तो यानी कि बोन मेरो जो है वो इसमें अच्छा खासा जो है वो रोल प्ले करेगा। दूसरी चीज ब्लड लॉस ज्यादा हो जाए, जब ब्लड लॉस होगा तो आरबीसी भी लॉस होगी, आरबीसी लॉस होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो हीमोग्लोबिन का भी लॉस होगा। तीसरी चीज हो जाती है हमारे पास में कि हमारे पास में जो है वो डिमांड बढ़ जाए। डिमांड इन द सेंस जैसे लेडीज है, नॉर्मली उसकी डिमांड नॉर्मल जो है वो आयरन से हो जाती है, लेकिन उसके पेट में अगर बच्चा ग्रोथ कर रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ गई। इनटेक ठीक है, एब्जॉर्प्शन ठीक है, लेकिन डिमांड बढ़ गई, तो इन सब चीजों की वजह से जो है वो एनीमिया हो सकता है। एक मोटा मोटा कैटेगरी है जो हम आगे चल के हर एनीमिया के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है हमारे पास में टाइप ऑफ एनीमिया, टाइप ऑफ एनीमिया। और दोस्तों ये सबसे जो है वो हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ एनीमिया में। टाइप ऑफ एनीमिया में मैंने आपको बताया था कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, दो कैटेगरी में, दो टाइप का नहीं बता रहा हूं, दो कैटेगरी से हम एनीमिया को जो है वो डिवाइड करेंगे। पहला हम ले लेते हैं ए और दूसरा हम लेंगे बी। पहले में लेते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के अनुसार जो है वो डिवाइड करेंगे। और सेकंड लेंगे अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी। इटियोलॉजी आपको पता ही है दोस्तों, इटियोलॉजी होता है कोज एज के आधार पर, इटियोलॉजी के आधार पर जो है हम इसको डिवाइड करेंगे। तो दोनों कैटेगरी को जो है वो हम अलग अलग जो है वो पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी इसको जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी कि 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। और अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी जो है वो इसको 5 टाइप से डिवाइड किया गया है। डरने की जरूरत नहीं दोस्तों, बिल्कुल क्लियर कट जो है वो हम इसको पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से जो है वो इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। ये आ जाएगा हमारे पास में अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है इसकी जो बेसिकली स्ट्रक्चर है उस आधार पे जो हमारे पास में आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो हमारे पास में हीमोग्लोबिन है उसके आधार पे जो है वो हम मॉर्फोलॉजिकली जो है वो किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अब इसके लिए मैं आपको जो है वो लिख देता हूं, पहले इसके टाइप लिख दूंगा और फिर उसको समझेंगे, क्योंकि अगर पहले समझेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले मैं इसके टाइप लिख देता हूं। टाइप जो है वो आप याद कर लेना। आप सोचोगे कि सर बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं है। आप सिर्फ पहले जो है मैं लिख रहा हूं, आप देखते रहना, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आसानी से जो है वो चीज समझ में आ जाती है। पहला टाइप आता है हमारे पास में नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। दूसरा आ जाता है दोस्तों माइक्रोसाइटिक, सारी चीजें जो है वो क्लियर करेंगे, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। सारी चीज जो है वो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा आता है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैक्रोसाइटिक। कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर ये सारी चीजें जो है वो कैसे याद होगी, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अभी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। अब देखो ये 4 तरह की जो है वो कैटेगरी है और इसमें एग्जाम में काफी बार जो है वो इससे पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है उसको भी हम करेंगे। मैंने आपको 4 कैटेगरी जो है वो बता दी है।
नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, दूसरा मैंने लिखा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तीसरा लिखा मैंने मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया और लास्ट लिखा मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। अब आप कहोगे कि सर ये होता क्या है, किस तरीके से, तो इसको लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 3 वर्ड है, एक तो ये वर्ड, एक ये वर्ड और एक ये वर्ड। एनीमिया तो आपको पता ही है, ठीक है ना, कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया, जिसको हमने क्या कहा है, एनीमिया कहा है। अब देखो, एक है नॉर्मोसाइटिक और दूसरा है नॉर्मोक्रोमिक, मतलब ये वर्ड है और ये वर्ड है, बस सीधा सीधा जो है वो इसको यूं समझ लीजिए, एक वर्ड हमारे पास में ये है और दूसरा वर्ड जो है वो ये है। अब इन दोनों को मैं जो है वो एक्सप्लेन करता हूं। ये जो वाला पहला वर्ड जो है वो डिसाइड कर रहा है हमारे पास में आरबीसी की साइज को। किसको डिसाइड कर रहा है? आरबीसी की जो हमारे पास में साइज है, छोटी है, बड़ी है या नॉर्मल है, तो उसको ये डिसाइड कर रहा है। और दूसरा वाला है कि जो आरबीसी के अंदर हमारे पास में हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि आरबीसी के अंदर बीच के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके बीच के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसको हमने क्रोमिक नाम दिया है, ठीक है। अब ये पहला वाला, ये जो फर्स्ट वर्ड है, ये डिसाइड कर रहा है ये किसको डिनोट कर रहा है, हमारे पास में आरबीसी की साइज को। और ये जो सेकंड वर्ड है वो डिसाइड कर रहा है कि आरबीसी के अंदर जो हमारे पास में आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, क्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन की जो लेंथ है उसको डिसाइड कर रहा है। अब देखो इस तरीके से कितना कैटेगरी हो सकती है उसको हम लेते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारे पास में नॉर्मल आरबीसी, ये हो गया हमारे पास में नॉर्मल आरबीसी, क्लियर। अब क्या हो सकता है, एक कंडीशन हो सकती है कि इस आरबीसी की साइज जो है वो डिक्रीज हो जाए, मतलब ये हो जाए, तो ये हो गई डिक्रीज साइज आरबीसी। ये हमारे पास में नॉर्मल साइज आरबीसी है, ये हमारे पास में नॉर्मल साइज आरबीसी है, ये क्या है, डिक्रीज साइज आरबीसी है। और थर्ड आ गया हमारे पास में कि ये जो है वो इंक्रीज साइज के आगे और बड़ा बना देते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। ये लो और बड़ा, ये क्या है, इंक्रीज साइज ऑफ आरबीसी। देखो तीनों चीजें आ गई। पहले हमारे पास में आरबीसी नॉर्मल साइज की है, सेकेंड इसमें देखा हमने कि आरबीसी जो है वो छोटी हो गई, ठीक है, और इसमें जो है वो बड़ी हो गया, बड़ी हो गई। अब इसको कहा क्या जाता है दोस्तों, जो नॉर्मल साइज की आरबीसी है ना उसको बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक। याद रख लेना, अलग वर्ड से लिख देता हूं, ठीक है, नॉर्मोसाइटिक, बार बार जो है नॉर्मोसाइटिक। देखो ऐसा है ना वर्ड नॉर्मोसाइटिक, तो इसी से आपको समझना है नॉर्मोसाइटिक इन द सेंस कि आरबीसी की साइज जो है वो अपनी नॉर्मल में है। नॉर्मल आरबीसी है लेकिन फिर भी एनीमिया हो रहा है, समझ में आ रहा है? वो किस कैटेगरी का आएगा वो अभी समझेंगे। मतलब नॉर्मोसाइटिक का मतलब हो गया है कि आरबीसी अपनी नॉर्मल साइज में, साइज में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके अंदर हीमोग्लोबिन है या नहीं है, क्या है कैसा है, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि आरबीसी की साइज डिक्रीज होगी, इसको बोलते हैं दोस्तों माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक, अब देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा, आपको भी पता है, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है छोटा, आरबीसी की साइज क्या होगी, कम होगी, यानी कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया आएगा ना, मतलब आगे वाला वर्ड नहीं बोल रहा मैं, हाइपोक्रोमिक नॉर्मोक्रोमिक नहीं बोल रहा मैं, सिंपल बोल रहा हूं कि माइक्रोसाइटिक का मतलब होगा कि आरबीसी की साइज जो है वो कम होगी, फिर एनीमिया जो हो रहा है। और तीसरी आगे हमारे पास में डिक्रीज इंक्रीज आरबीसी, इसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक। अब आपको भी पता है एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो, ठीक है ना। माइक्रो मतलब होता है छोटा और मैक्रो होता है बड़ा, ठीक है, ये हो गया मैक्रोसाइटिक। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सीधा सीधा क्लियर है। नॉर्मल आरबीसी की साइज है, इसको बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक। और दूसरी चीज, साइज अगर डिक्रीज होगी इसको बोलेंगे माइक्रोसाइटिक, और साइज अगर इंक्रीज होगी तो मैक्रोसाइटिक। बस इतना सा याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड वाली चले लेते हैं। ये फर्स्ट वाली देखो, नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, मतलब देखो नॉर्मोसाइटिक का मतलब क्या होगा कि आरबीसी अपनी नॉर्मल साइज शेप में है, आगे वाला अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। माइक्रोसाइटिक मतलब इसमें आरबीसी की साइज जो है वो छोटी हो जाएगी, मैक्रोसाइटिक में आरबीसी की साइज बड़ी हो जाएगी, और ये भी है मैक्रोसाइटिक मतलब इसमें भी आरबीसी की साइज जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो ये तीन वर्ड थे। नॉर्मोसाइटिक मतलब आरबीसी अपनी नॉर्मल साइज में है, छोटी होगी मतलब माइक्रोसाइटिक, बड़ी होगी मतलब मैक्रोसाइटिक। क्लियर है? अब दूसरी चीज लेते हैं हमारे पास में, क्रोमिक वाली चीजें। क्रोमिक वाली चीजों में क्या है, ये हमारे पास में कोई आरबीसी है,
ये हमारे पास में आरबीसी है और इसके अंदर जो है वो दोस्तों हमारे पास में क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन लेवल। क्लियर है। अब देखो क्या हो सकता है, अब इसमें जो है अगर हमारे पास में हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल क्रोमेटिन है, इसको बोलेंगे नॉर्मोक्रोमिक, या हम लिखते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब क्या हो सकता है, एक कंडीशन हो सकती है कि इसमें ये हमारे पास में जो है वो आरबीसी है, साइज सेम रहेगी। ठीक है, साइज यहाँ पे सेम है और इसके अंदर जो हमारे पास में ये था, क्या था, हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन नॉर्मल साइज में है। ठीक है, यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, तो इसको जो है वो दूसरे नाम से जाना जाएगा। इसको है वो दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन है ना, वो डिक्रीज होगी। यहां तो नॉर्मल है, यहां पे डिक्रीज HB कंसंट्रेशन, यानी कि हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक, इसको बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। अब देखो, अब ये हमारे पास में जो है वो आरबीसी है। कभी भी आपको पता है कि बाकी जो है वो बहुत कम जगह बचती है, तो हाइपरक्रोमिक कभी भी नहीं होता। हाइपोक्रोमिक हो सकता है, हाइपरक्रोमिक कभी भी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास में, ये मैं लिख ही देता हूं, ये हमारे पास में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाए। ज्यादा के लिए तो जगह बचती नहीं है। मुझे एक चीज बताइए कि एक कोई छोटा सा जो है वो 1 लीटर का जो है वो हमारे पास में कोई पात्र है या कोई बर्तन है, आप उसमें 1 लीटर से कम कितनी भी चीजें डाल सकते हो। ठीक है ना, 900 ml डाल सकते हो, 800 ml डाल सकते हो, 400, 200, 500, कितनी भी, लेकिन 1 लीटर से ज्यादा तो नहीं डाल सकते। ये तो फैक्ट है ना। तो ये हमारे पास में एक आरबीसी है, तो आरबीसी में जगह उतनी है, तो अगर पूरी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा हीमोग्लोबिन, तो उसको हम जो है वो नॉर्मोक्रोमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मोक्रोमिक। इसको बोलेंगे नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक। अगर हमारे पास में जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल है, तो उसको नॉर्मोक्रोमिक बोलेंगे। अगर कंसंट्रेशन कम है तो उसको बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। हाइपरक्रोमिक जैसा जो है, हाइपरक्रोमिक जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है ना, प्रेजेंट ही नहीं होती। क्यों नहीं होती है प्रेजेंट, क्योंकि इसमें जब स्पेस ही नहीं है, 1 लीटर का कोई बर्तन है तो उसमें कोई चीज का स्पेस ही नहीं है, तो उसमें 2 लीटर कैसे आएगा। हाँ, उसमें कम आ सकता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में आरबीसी है, इसके अंदर इतनी जगह है। अगर उस पूरी जगह में जो है वो पूरा हीमोग्लोबिन भर रखा है तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मोक्रोमिक। हाँ, उससे कम हो जाएगा उसको बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक जैसी कोई चीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब जगह थोड़ी है तो आगे जो है वो कैसे बढ़ेंगे। तो ये चीज तो जो है वो आप शुरू से कांटा लगा दीजिए, ये वाली चीज तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 2 ही कंडीशन बनेगी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन में, 2 ही कंडीशन बनेगी, या तो हमारे पास में नॉर्मोक्रोमिक बनेगा और या फिर जो है वो हमारे पास में हाइपोक्रोमिक बनेगा। हाइपरक्रोमिक कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, हाइपरक्रोमिक जैसी कोई चीज होगी ही नहीं। तो हमारे पास में आरबीसी की साइज के आधार पे आरबीसी 3 टाइप की होगी, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। ठीक है, और कंसंट्रेशन के आधार पे 2 चीज होगी, नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। अब देखो इसका जो है वो क्लासिफिकेशन ले लेते हैं और सारी चीजें जो है वो आपकी 1 बाय 1 करके जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए आइए यहां पे समझिए, फिर उसके बाद इसको डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले है यहाँ पे नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, यानी कि आरबीसी की साइज जो है वो नॉर्मल रहेगी। अलग कलर से लिख देते हैं दोस्तों ताकि आपको जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ये क्या है, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, यानी कि आरबीसी की साइज जो है, आरबीसी की साइज जो है वो नॉर्मल रहेगी। क्लियर है। और नॉर्मोक्रोमिक यानी कि हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो भी नॉर्मल रहेगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर फिर एनीमिया कैसे हो जाएगा। हो जाएगा, मान लीजिए ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना, या मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से जो है वो हमारे पास में बोन मेरो डिप्रेशन हो गया, इरिथ्रोपोइसिस का सिक्रेशन नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो साइज तो नॉर्मल आ रही है, आरबीसी की साइज भी नॉर्मल आ रही है, कंसंट्रेशन भी नॉर्मल आ रहा है, लेकिन बन ही नहीं रहा, तो वो एनीमिया हो जाएगा। तो उसको हम कहेंगे
नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। क्लियर है। सेकंड आ जाता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी की साइज क्या हुई, डिक्रीज, यानी कि आरबीसी की साइज जो है वो डिक्रीज होगी, आरबीसी की साइज डिक्रीज होगी। हाइपोक्रोमिक यानी कि उसके अब आरबीसी की साइज डिक्रीज होगी तो उसमें आने वाली चीज भी डिक्रीज होगी। नॉर्मोक्रोमिक तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब आप कहोगे कि सर माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक क्यों नहीं है? अरे माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक इसलिए नहीं है कि जब स्पेस ही कम हो गया, हमारे जो 1 लीटर का बर्तन था उसको हमने आधा लीटर का ही कर दिया या और कम कर दिया, तो उसमें नॉर्मल कैसे रह सकता है? तो माइक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी की साइज जो है वो डिक्रीज होगी तो उसमें नॉर्मोक्रोमिक नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइपोक्रोमिक होता है, यानी कि एचबी की कंसंट्रेशन जो है ना दोस्तों वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। थर्ड वन मैक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी की साइज जो है वो बढ़ गई है, आरबीसी की साइज जो है वो बढ़ गई, आरबीसी साइज जो है वो बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। अब इंक्रीज हो गई है तो उसमें जो है या तो हाइपरक्रोमिक वाली चीज तो है ही नहीं है, हाइपरक्रोमिक चीज तो होती नहीं है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, हाइपरक्रोमिक तो होगा ही नहीं। अब आरबीसी की साइज बढ़ गई है तो दो चीज हो सकती है, या तो नॉर्मोक्रोमिक हो सकता है या फिर हाइपोक्रोमिक हो सकता है। तो देखो पहला हमने लिया मैक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी की साइज बढ़ी हुई है। हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन कम हो गई, यानी कि एचबी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई। ठीक। दूसरा क्या हो गया, आरबीसी की साइज बढ़ गई। मैक्रोसाइटिक इसमें भी क्या हुआ, आरबीसी की साइज तो जो है वो बढ़ गई है, आरबीसी साइज जो है वो इंक्रीज हो गई है, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल है। क्लियर है। तो ये चीजें जो है वो हमारे पास में इस तरीके से 4 कैटेगरी है, बाकी आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? पहला हमने बोल दिया नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक, यानी कि हमारे पास में कंसंट्रेशन भी नॉर्मल है और साइज भी नॉर्मल है। ठीक है, वो एनीमिया हो गया हमारे पास में नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। दूसरा हो गया हमारे पास में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक मतलब साइज जो है वो डिक्रीज होगी। अब साइज डिक्रीज होगी तो इसमें हमारे पास में माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब साइज ही डिक्रीज होगी तो उसमें नॉर्मल कंसंट्रेशन कैसे आ जाएगी? भाई हमारे पास में जो 1 लीटर का बर्तन था वो छोटा हो गया, छोटा हो गया तो उसमें 1 लीटर कैसे आएगा? तो ठीक उसी तरीके से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक ही हो सकता है, ठीक है ना, नॉर्मोक्रोमिक नहीं हो सकता। लास्ट आ गया, तीसरा आ गया हमारे पास में मैक्रोसाइटिक, यानी कि आरबीसी की साइज जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, अब आरबीसी की साइज बढ़ गई है और उसमें कंसंट्रेशन हमारे पास में नॉर्मल है तो आ जाएगा मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। अगर हमारे पास में आरबीसी की साइज बढ़ी हुई है लेकिन उसमें कंसंट्रेशन कम है तो आ जाएगा हमारे पास में मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इस तरीके से हमारे पास में 4 कैटेगरी हो गई है दोस्तों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थी। इसको और थोड़ा सा जो है वो डीपली करके प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक, सबसे पहले तो हमारे पास में आरबीसी की साइज हम ले लेते हैं। साइज के अकॉर्डिंग दोस्तों ये हमारे पास में साइज है, ये हो गया हमारे पास साइज, और इसमें हो गया हमारे पास में एचबी कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एचबी कंसंट्रेशन। पहला था हमारे पास में नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। क्लियर है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, यानी कि इसमें आरबीसी की साइज जो है वो क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। तो इसी में लिख देते हैं हमारे पास में नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी साइज, ठीक है, और नॉर्मल एचबी कंसंट्रेशन, सिंपल। क्लियर है, ये हो गया और ये हो गया हमारे पास में एनीमिया जो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। दूसरा था हमारे पास में, दूसरा था माइक्रोसाइटिक। जैसा मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक, उसमें कभी भी नॉर्मल नहीं होगा। माइक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी की साइज पहले, आरबीसी जो है पहले से कम हो गई तो ये हो गया हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें देखो माइक्रोसाइटिक है यानी कि आरबीसी की साइज जो है वो हमारे पास में कम हो गई तो डिक्रीज आरबीसी साइज,
और डिक्रीज HB कंसंट्रेशन, दोनों चीजें जो है वो डिक्रीज हो रही है। तीसरा आ जाएगा हमारे पास में दैट इज मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, चलो हाइपोक्रोमिक ही ले लेते हैं साथ के साथ में, हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या है। अब देखो यहां है मैक्रोसाइटिक इन द सेंस आरबीसी की साइज जो है वो बढ़ी हुई है, तो यहां पे आरबीसी की साइज जो है वो बढ़ जाएगी, आरबीसी की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, आरबीसी इंक्रीज साइज, और कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो गया, HB कंसंट्रेशन जो है वो दोस्तों कम हो जाएगा। क्लियर। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में फोर्थ, दैट इज मैक्रोसाइटिक, वही आरबीसी जो है वो बढ़ी हुई मिलेगी, मैक्रोसाइटिक, और यहां नॉर्मोक्रोमिक आ जाएगा, नॉर्मोक्रोमिक आ जाएगा, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। आप देखो इनको जो है वो क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास में, आप देखिए आरबीसी जो है वो इंक्रीज ही होगी, आरबीसी साइज जो है वो इंक्रीज ही रहेगी, और HB कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास में नॉर्मल रहेगा। ये चीजें जो है वो हमारे पास में आ गई, सारे के सारे आरबीसी, इसको देख के आप सारी चीजें जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ये था हमारे पास में अकॉर्डिंग टू मोर्फोलॉजिकली, ठीक। और इसमें जो है वो हमसे एग्जाम में कई बार पूछता है कि कंसंट्रेशन अगर कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा जो है वो एनीमिया नहीं होता है, 3 को दे देंगे, चौथा नहीं देंगे, तो उसमें पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से चाहे कैसे भी पूछे, मैंने आपको पूरी चीज बता दी है कि कौन सा जो है वो नहीं हो सकता और कौन सा जो है वो हो सकता है। ये था हमारे पास में क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोर्फोलॉजी। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है बी, दैट इज सेकेंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी। पहला क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू मोर्फोलॉजी, जो हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया था दोस्तों। ये देखिए अकॉर्डिंग टू मोर्फोलॉजी 4 कैटेगरी होगी, 4 कैटेगरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है। अब आता है अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी के आधार पे जो है वो हम इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब कोजेज के आधार पे, कोजेज के आधार पे जो है वो कितने टाइप का जो है वो एनीमिया होता है। तो दोस्तों इनको 1 बाय 1 करके लेते हैं, काफी अच्छे तरीके से सुना भी होगा और अच्छे तरीके से जो है वो आज इसको पढ़ भी लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों हेमोलाइटिक या हेमरेजिक एनीमिया। सबसे पहले हेमरेजिक एनीमिया। सेकेंड टाइप आ जाता है हमारे पास में दोस्तों हेमोलाइटिक एनीमिया। तीसरा आ जाता है हमारे पास में दोस्तों हेरिडेटरी एनीमिया। चौथा क्लासिफिकेशन आ जाता है हमारे पास में दोस्तों एप्लास्टिक एनीमिया। और पांचवा आ जाता है हमारे पास में दोस्तों दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया को फिर से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। यहां पे हम ले लेंगे, छोटा सा लिख देता हूं, उसके बाद अलग से इसको हम लेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पहला आ जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं दोस्तों, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सेकेंड आ जाएगा विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट आ जाएगा फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, या जिसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये देखिए सारे जितने भी हमारे पास में एनीमिया है, अब इसके अलावा कोई एनीमिया जो है वो बचा ही नहीं है दोस्तों। हेरिडेटरी का जो है वो फिर से 2 क्लासिफिकेशन है हमारे पास में, एक होता है सिकल सेल एनीमिया और दूसरा होता है दोस्तों थैलेसीमिया। ये देखो टोटल हमारे पास में जितने भी एनीमिया है ना, वो सारे के सारे जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।
क्लासिफिकेशन सारा सब कंप्लीट हो गया। पहला था हमारे पास में अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, जो मैंने पहले यहाँ पे करवा दिया था। अब आया हमारे पास में अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी के आधार पे जो है वो एनीमिया किस तरीके से होता है, डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 1 बाय 1 करके जो है वो इनके बारे में पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि कभी भी जो है वो आप इनको भूल नहीं पाओगे दोस्तों। तो हमारे पास में 1 बाय 1 करके लेंगे। सबसे पहला था छोटा छोटा जो मैं आपको बता देता हूँ, 1 बाय 1 करके देंगे। हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया है कि ब्लड लॉस हो रहा है, उसकी वजह से जो एनीमिया होता है उसको हेमरेजिक एनीमिया कहते हैं। ये भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। दूसरा आ जाता है हमारे पास में हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया हमारे पास में कि आरबीसी का जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको हमने बोला है हीमोलाइटिक एनीमिया। ये भी 2 तरीके का होता है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। डरो मत, सारी चीजें पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हेरिडेटरी एनीमिया। हेरिडेटरी एनीमिया 2 तरीके का होता है, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों एप्लास्टिक एनीमिया, जो कि बोन मेरो की डेफिशिएंसी या बोन मेरो की डिफॉर्मिटी की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया को हमने जो है वो फिर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। देन उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के नाम से भी जानता है। देन उसके बाद में जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड उसके बाद में जो है वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास में एनीमिया के टाइप हो गए। 1 बाय 1 करके जो है फटाफट लेते हैं, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और बिल्कुल जो है वो कंठस्थ करते हुए आगे चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं हेमरेजिक एनीमिया को। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में ए प्लस, 1 नंबर आ जाएगा हमारे पास में। ईटियोलॉजी पढ़ रहे हैं दोस्तों, ईटियोलॉजी में सबसे पहले आ जाएगा हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया में दोस्तों मैं सीधा सीधा आपको बताऊं, बस सिंपल लिख दो, ड्यू टू ब्लड लॉस। ब्लड लॉस की वजह से जो है वो एनीमिया होता है। अब देखो होगा कैसे, वही बात घूम फिर के, ब्लड का लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा तो आरबीसी लॉस होगी, आरबीसी लॉस होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो वही चीज है। सीधी सी बात है, ब्लड का लॉस होगा। अब ब्लड का लॉस होगा तो हमारे पास में जो है वो आरबीसी की होगी और आरबीसी जो है वो खत्म होगी तो हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगा। अब देखो ब्लड लॉस भी 2 तरीके से होता है। किस किस तरीके से, ये भी जो है वो फर्दर 2 में कैटेगरी में डिवाइड, सेकंड एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट और दूसरा क्रोनिक। जैसे दोस्तों नाम से पता चल रहा है, एक्यूट का मतलब होता है थोड़े समय से या थोड़े टाइम के लिए ब्लड लॉस होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड लॉस हो रहा है या किसी को जो है वो बार बार चोट लगने की वजह से या ब्लड लॉस हो रहा है, तो वो आ गया हमारे पास में एक्यूट। क्रोनिक में क्या आएगा, कुछ ऐसी डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में या हमेशा जो है वो इन्फेक्शन या इसकी वजह से जो है वो हमें एनीमिया एनी टाइम पे रहता है, जिसको हमने क्या बोला है दोस्तों, क्रोनिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास में 2 कैटेगरी होगी। पहला था ड्यू टू ब्लड लॉस। ब्लड लॉस की वजह से जो भी एनीमिया हो रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ब्लीडिंग की वजह से हो, किसी डिसऑर्डर इंजरी की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, लेकिन अगर हमारे पास में थोड़े समय के लिए हो रहा है तो इसको जो है वो हम जो है वो एक्यूट में डालेंगे। और अगर लंबे समय तक किसी इन्फेक्शन से किसी डिजीज की वजह से एनीमिया हो रहा है तो उसको हम दोस्तों किस में डालेंगे, क्रोनिक में। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं कि दोस्तों अगर ईटियोलॉजी इसको जो है वो क्लासिफाई करोगे तो हेमरेजिक एनीमिया को ईटियोलॉजी में कैसे करेंगे, तो दोस्तों एक्यूट अगर होगा तो वो होगा हमारे पास में नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा। नॉर्मोक्रोमिक सबका मैं नहीं बताऊंगा, जो जो एग्जाम में पूछते हैं उसी का बताऊंगा। ये होगा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा। क्लियर है? ये काफी बार एग्जाम में जो हो पूछा गया है कि जो हमारे पास में हेमरेजिक एनीमिया है उसमें एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है वो कौन सा होता है, तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। इनके आरबीसी की साइज जो है वो नॉर्मल रहेगी और उसमें जो कंसंट्रेशन है दोस्तों वो भी नॉर्मल रहेगा। लेकिन क्रोनिक में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रोनिक में हो जाएगा हमारे पास में माइक्रोसाइटिक। अब माइक्रोसाइटिक है, सीधी सी बात है, माइक्रोसाइटिक है तो फिर हाइपोक्रोमिक ही होगा दोस्तों, हाइपोक्रोमिक ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि कभी भी जो है वो माइक्रोसाइटिक में मैं बताया जब आरबीसी की साइज ही जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, अगर आरबीसी की साइज ही डिक्रीज हो जाएगी तो कभी भी जो है उसमें नॉर्मोक्रोमिक नहीं होगा। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना। हेमरेजिक एनीमिया है ड्यू टू
ब्लड लॉस होगा, उसकी वजह से जो एनीमिया होगा उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हेमरेजिक एनीमिया। ये दो तरीके का, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा समय के लिए ब्लीडिंग हुई, उसके बाद एनीमिया हुआ, इसको हमने एक्यूट में डाला। अगर लंबे समय तक किसी डिजीज या इन्फेक्शन की वजह से जो है वो एनीमिया हुआ, उसको हमने क्रोनिक में डाला। क्लियर है। अब आ जाता है हमारे पास में सेकंड, ये तो हो गया हमारे पास में हेमरेजिक। अब हो गया दूसरा हीमोलाइटिक। हीमोलाइटिक दोस्तों नाम से पता चला, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, हीमोलाइटिक का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। सिंपल एक एक लाइन में आपका क्लियर करवा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास में ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, किसी भी इंफेक्शन की वजह से। ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, किसी भी इंफेक्शन या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हमारी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे मलेरिया वगैरह में होता है, डेंगू में होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन जो है वो बहुत तेज गति से होता है, ठीक है, जिसको हमने किस नाम से डाला था दोस्तों, हीमोलाइटिक एनीमिया के नाम से डाला। अब हीमोलाइटिक एनीमिया में भी जो है वो दो कैटेगरी बनाई गई है, एक इंट्रिंसिक वे होता है और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है कि बोन मेरो में ही ऐसी कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से जैसे आरबीसी बनी वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाए। और एक्सट्रिंसिक में क्या होगा दोस्तों, बोन मेरो से बाहर अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम उसको एक्सट्रिंसिक जो है वो वे में डालेंगे। तो पहला आ जाता है हमारे पास में इंट्रिंसिक और दूसरा आता है दोस्तों एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या होगा दोस्तों, विद इन मतलब बोन मेरो के अंदर, ठीक है, बोन मेरो के अंदर ही जो है वो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी जिससे आरबीसी का जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। दूसरा एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, आउटसाइड द बोन मेरो, कहीं पे भी स्प्लीन में हो जाए, लीवर में हो जाए, या कहीं पे भी जो है वो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कोई जो है वो इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से जो है वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन आए। पहला पॉइंट क्या था कि हीमोलाइटिक एनीमिया किसको कहा, जहां पे आरबीसी का जो है वो डिस्ट्रक्शन होगा उसको हम हीमोलाइटिक एनीमिया के नाम से जानेंगे। अब हीमोलाइटिक एनीमिया में दो पाथवे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब विद इन बोन मेरो, बोन मेरो के अंदर जो है वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। और एक्सट्रिंसिक हो गया आउटसाइड द बोन मेरो, यानी कि लीवर में जाके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, स्प्लीन में जाके जो है वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो एनीमिया होगा उसको हम बोलेंगे दोस्तों हीमोलाइटिक एनीमिया। क्लियर हो गया। थर्ड आ जाता है हमारे पास में, थर्ड कौन सा था हमारे पास में, ये लो दोस्तों, थर्ड था हेरिडेटरी एनीमिया। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम हेरिडेटरी एनीमिया। तीसरा आ जाता है हमारे पास में हेरिडेटरी एनीमिया। हेरिडेटरी एनीमिया जैसे नाम से पता चल रहा है दोस्तों कि पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है ना, किसी भी जीन्स या क्रोमोसोम की डिफॉर्मिटी की वजह से एनीमिया होता है, उसको हम बोलते हैं हेरिडेटरी एनीमिया, ड्यू टू जीन, ठीक है, ड्यू टू जीन, ठीक है, जीन की वजह से जो है वो हमारे पास में एनीमिया होगा, उसको हमने क्या बोला दोस्तों, हेरिडेटरी एनीमिया बोला है। कोई भी जीन में जो है वो या क्रोमोसोम में जो है वो डिफॉर्मिटी आएगी। अब ये हेरिडेटरी एनीमिया में दो टाइप का होता है। पहला था हमारे पास में सिकल सेल एनीमिया, यही ले लेते हैं, पहला जो है वो हमारे पास में सिकल सेल एनीमिया और दूसरा है हमारे पास में थैलेसीमिया। अब देखो दोनों में जो है वो यहीं पे क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पे ध्यान रखना। पहली चीज हेरिडेटरी एनीमिया है, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो जीन या क्रोमोसोम में जो है वो डिफेक्ट आ रहा है, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये एनीमिया हुआ। उसमें पहला आ जाता है हमारे पास में सिकल सेल एनीमिया। अब दोनों ये एनीमिया होंगे, ये होंगे दोनों बोन मेरो के अंदर में, ठीक है ना, यानी कि बोन मेरो तो जो है वो इसमें अफेक्ट होगी ही होगी। एप्लास्टिक एनीमिया में भी होती है और इसके अंदर भी जो है वो बोन मेरो अफेक्ट होगी। अब इसके अंदर क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा दोस्तों हमारे पास में कि यहाँ पे आरबीसी की साइज जो है ना, आरबीसी जो है वो सिकल सेल में होगी, सिकल शेप होगी, ठीक है, आरबीसी जो है वो सिकल शेप होगी, यानी कि अर्धचंद्राकार जो है वो इस तरीके से हमारे पास में जो है वो आरबीसी बनेगी। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है हाफ मून शेप साइज जो कि आरबीसी है या सिकल सेल आरबीसी जो है वो किसमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, नाम से पता चला, उल्टा आंसर जो है वो आपको आंसर उसी में छुपा हुआ है। सिकल सेल एनीमिया में भी जो है वो सिकल सेल की आरबीसी जो है वो देगी। दूसरा आता है हमारे पास में थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है दोस्तों,
इसमें हमारे पास में जो है वो चेन होती है, आपको पता ही है 2 चेन होती है हीमोग्लोबिन में, एक अल्फा चेन होती है और एक जो है वो बीटा चेन होती है। तो जो हमारे पास में जो है जिस चेन में भी डिफॉर्मिटी आती है, जैसे अल्फा चेन में होगी तो अल्फा थैलेसीमिया बोल देंगे, बीटा चेन में डिफॉर्मिटी आएगी तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोल देंगे। चलो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में और देते हैं दोस्तों। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन, एक होता है हमारे पास में फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक एडल्ट हीमोग्लोबिन जो भी हमारे पास में हीमोग्लोबिन है दोस्तों उसमें 4 चेन होती है। क्लियर है, 4 चेन में जो है वो कौन कौन सी होती है, पेयर में होती है 2 अल्फा चेन होती है प्लस 2 जो है वो बीटा चेन होती है। क्लियर है। ठीक उसी तरीके से अगर फीटल हीमोग्लोबिन में देखें तो इसमें 2 अल्फा चेन होती है प्लस 2 जो है वो गामा चेन होती है। तो ये भी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है वो आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। फीटल और एडल्ट हीमोग्लोबिन में जो है वो कौन कौन सी चेन होती है। तो दोस्तों अगर एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसमें हमारे पास में होती वही 2 चेन है, टोटल जो है हमारे पास में 4 चेन होती है, टोटल जो है वो 4 चेन होती है। ठीक है, टोटल जो है वो 4 चेन होती है। अगर हम इसमें भी डिटेल से बात करें कि अल्फा चेन में कितने एमिनो एसिड से बनती है, बीटा चेन कितने एमिनो एसिड से बनती है, तो दोस्तों अल्फा जो है वो 141 एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है और बीटा जो है वो 146 एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है। तो ये भी जो है वो मैं आपको मोर डिटेल के लिए जो है वो बता रहा हूँ। देन उसके बाद में हमेशा ध्यान रखना, एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है और फीटल हीमोग्लोबिन में जो है वो 2 अल्फा 2 डेल्टा चेन होती है। अब देखो थैलेसीमिया में क्या होगा, डिफॉर्मिटी इन ग्लोबिन चेन। ठीक है ना, जो हमारे पास में ग्लोबिन चेन है उसमें डिफॉर्मिटी आएगी। अब अगर अल्फा में डिफॉर्मिटी रहते हैं तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोल देंगे, अल्फा थैलेसीमिया बोल देंगे, और अगर बीटा चेन में आएगी तो उसको हम जो है वो बीटा थैलेसीमिया बोल देंगे। क्लियर है। तो जिस चेन में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है उसी को हमने जो है वो थैलेसीमिया नाम दे दिया। और थैलेसीमिया का जो है वो कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों, हमेशा जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही जो है वो किया जाता है। तो ये हमारे पास में जो है वो थैलेसीमिया होगा, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा चेन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे, बीटा चेन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास में हेरिडेटरी एनीमिया। चौथा आ जाता है हमारे पास में दोस्तों, चौथा आ जाता है, इसको तो ये ले लेते हैं। चौथा आ गया हमारे पास में, दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया जो है वो कौन सा होता है दोस्तों, डिफॉर्मिटी इन बोन मेरो, डिफॉर्मिटी इन बोन मेरो, किसी भी तरीके से इन्फेक्शन की वजह से हो जाए या किसी भी तरीके से जो है बोन मेरो में जो है वो डिफॉर्मिटी आ जाए, इसकी वजह से जो एनीमिया होगा उसको बोलते हैं दोस्तों एप्लास्टिक एनीमिया। बस इसमें इतना ही ध्यान में रखना है, कोई भी डिफॉर्मिटी आएगी, या मान लीजिए हमारा बोन मेरो डेवलप नहीं हो रहा, या एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सही तरीके से सीक्रेशन नहीं हो रहा जिसकी वजह से इरिथ्रोपोइसिस नहीं हो रहा, एन केन प्रकारेण हमारे जो बोन मेरो है, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों बोन मेरो के अंदर ही जो है वो हमारे पास में आरबीसी का जो है वो प्रोडक्शन होता है। अब आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, इसी के अंदर तो जो है वो हमारे पास में हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो जब आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, बोन मेरो में डिफॉल्ट आ गया तो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो दोस्तों हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है वो ध्यान रखना है दोस्तों। एप्लास्टिक एनीमिया में आता है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब आ जाता है हमारे पास में लास्ट और इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो फिर से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा दिया जाएगा, पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो काफी बार आपने जो है वो सुना होगा। दूसरा आ जाता है हमारे पास में दोस्तों विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। तीसरा आ जाता है हमारे पास में दोस्तों मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के नाम से भी जो है वो जाना, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के नाम से भी जो है वो जाना जाएगा। और लास्ट आ गया हमारे पास में दैट इज
प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। वन बाय वन करके जो है उनको ले लेते हैं। यहां पे हमारे पास जो है एनीमिया फिर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया कि हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है वो डेफिशिएंसी हो रही है और उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में एनीमिया हो रहा है, जिसको हमने क्या बोला दोस्तों, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया के नाम से जानते हैं। अब देखो वन बाय वन करके, सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा दोस्तों, आपको पता ही है, ठीक है, कि जब हीमोग्लोबिन हमारे पास में हीमोग्लोबिन बनता किससे, हिम और ग्लोबिन, वो जो है वो ऑलरेडी मैंने आरबीसी ब्रेकडाउन में टीएनसी एक्सप्रेस में ही ये क्लास अच्छे तरीके से ली हुई है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन जाके देखना दोस्तों। तो जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है या आरबीसी की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आरबीसी में दोस्तों मैं सिर्फ छोटा सा जो है वो बताऊंगा, आरबीसी में जो है वो हिम और ग्लोबिन, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में ग्लोबिन होती है। ये ग्लोबिन क्या है दोस्तों, ये ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन सब्सटेंसेज ही है, प्रोटीन सब्सटेंसेज है। प्रोटीन सब्सटेंसेज कौन कौन से थे दोस्तों, 2 अल्फा चेन होती है और 2 जो है वो बीटा चेन होती है। अल्फा चेन में कितने होते हैं, 141 एमिनो एसिड्स होते हैं, जो कि आपको पता है कि प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है एमिनो एसिड, और 146 एमिनो एसिड होते हैं इसमें बीटा चेन में। तो ये सारे के सारे यानी कि आरबीसी जब टूटती है तो ये ग्लोबिन ऐसे कैसे टूट के ये एमिनो एसिड्स बन जाते हैं और ये एमिनो एसिड्स वापस से जो है वो हमारे काम में आ जाते हैं। अब ये हिम जो है वो फिर 2 कैटेगरी में, एक आयरन पार्ट होता है और दूसरा जो है वो प्रोफायरिन होता है। ये प्रोफायरिन जो है वो आगे चलता है बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और इस तरीके से जो है वो कन्वर्ट होकर वापस जो है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। पूरा अगर इसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो पूरी क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी। मोटा मोटी ये जो है मैंने आपको बेसिकली बताया था, आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता था या हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, हिम और ग्लोबिन निकलते हैं। ये ग्लोबिन तो जो है वापस पूरी की पूरी प्रोटीन सब्सटेंसेज होते हैं, जो कि सारा का सारा जो है वो काम में आ जाता है, क्योंकि एमिनो एसिड्स है, वो एमिनो एसिड वापस से जो है वो काम में आ जाते हैं। हिम वाला दोनों पार्ट फेरस और प्रोफाइन बिलीवर्डिन में बनता है, जो कि ग्रीनिश कलर होता है, फिर वो बिलीरुबिन में बनता है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है, फिर इंटेस्टाइन से रीएब्जॉर्ब होता है, यूरिन से बाहर निकलता है। यूरिन का कलर यूरोबिलिनोजन की वजह से येलो कलर होता है, स्टूल का येलो कलर जो है वो सैक्रोबिलिनोजन की वजह से होता है। ये पूरी की पूरी क्लास मैंने आरबीसी ब्रेकडाउन पे ही टीएनसी एक्सप्रेस में ली हुई है, वहां पे जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे जो है वो ये आयरन वाला, यानी कि हीमोग्लोबिन की कल्पना ही जो है वो आयरन के बिना नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये जो है, अगर अब देखो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमारे पास में आ जाता है दोस्तों कि यहाँ पे 2 चीजें हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि हिम और प्रोटीन पार्ट जो है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा कि ये जस्ट हीमोग्लोबिन जैसे टूटता है हमारे पास में, तो ये आयरन वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाता है। अब आयरन वाला पार्ट अलग हो जाएगा तो या तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में ही एब्जॉर्बेशन कम हो जाए, या हमने जो है वो इनटेक ही कम कर दिया है, तो उसकी वजह से ये चीजें कम हो जाए। तो इस चीज को जो है वो दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आयरन जो है वो मस्ट होता है हमारे पास में हीमोग्लोबिन के लिए। तो ये देखो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि हमारे पास में जो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पूछा जाता है दोस्तों, एक तो क्या होता है कि आयरन को एब्जॉर्बेशन के लिए जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर सबसे ज्यादा जरूरत है, इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो हमारे पास में सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से सीक्रेट होता है दोस्तों, स्टोमक से सीक्रेट होता है, ठीक है। स्टोमक से जो है वो हमारे पास में इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो सीक्रेट होता है। अब यही जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो आगे चल के जो है वो हमारे पास में आयरन के एब्जॉर्बेशन को बढ़ाता है। दूसरा आ जाता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया दोस्तों आपको बताएं, इसका दूसरा नाम आता है दोस्तों पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया जो है उसको दूसरा नाम से डालते हैं दोस्तों पर्नीशियस एनीमिया के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, ठीक है। इसी के नाम से जो है वो जाना जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहाँ पे बाकी चीज़ें पूछी जाएगी। स्पेशली जो है वो इस एनीमिया में क्या होता है दोस्तों, एक तो नमनेस होती है, ठीक है ना, नमनेस होती है, या फिर हम बात करें कि
नर्व डैमेज जो है या नर्व जो है वो सेंसेशन जो है वो कम हो जाता है, नर्व सेंसेशन जो है वो कम हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। तो ये चीजें जो है वो ध्यान में रखना है दोस्तों, क्लियर है। तो नमनेस, वीकनेस होगी या टिंगलिंग सेंसेशन होगा, कहीं ना कहीं ऐसा एनीमिया जिसमें हमारे पास में नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो एनीमिया आएगा दोस्तों कौन सा, परनीशियस एनीमिया या विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया आएगा। इस चीज का जो है वो आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट आ गया मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को जो है विटामिन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। क्यों होगा दोस्तों, मेगलोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वहां पे आरबीसी अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो आरबीसी अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जिसको हमने क्या बोला दोस्तों, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से भी जो है वो जाना जाएगा। और लास्ट आ गया प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब आपको होगा कि सर ये कौन सा एनीमिया हो गया, ये तो हमने पहली बार पढ़ा है। दोस्तों पहली बार की जरूरत नहीं है, जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारे पास में ग्लोबिन किसकी बनी होती है दोस्तों, प्रोटीन की बनी होती है। हीमोग्लोबिन में आयरन और प्रोटीन ही तो होता है, आयरन प्लस प्रोटीन। अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन ये दो चीजें तो है, आयरन और प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लोबिन चेन नहीं बनेगी। अब जब ग्लोबुलिन चेन नहीं बनेगी तो थैलेसीमिया जैसी शिकायत हो सकती है, अल्फा चेन नहीं बनेगी, कभी बीटा चेन नहीं बनेगी। तो इसको हमने क्या बोला दोस्तों, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया बोला है। कहीं कोई ज्यादा जो है वो टफ वाली चीज नहीं है, सिंपल और सिंपल कैटेगरी में हमने जो है वो सारा जो है वो एनीमिया के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सा था इसके बारे में थोड़ा सा जो है मैं डिटेल से बता देता हूं दोस्तों। हमने सबसे पहले जो है वो ये था हमारे पास में टोटल एनीमिया। पहले हमने जो है वो मॉर्फोलॉजिकली पढ़े थे, अब हमने जो है वो एटियोलॉजिकली पढ़ेंगे। एटियोलॉजी में फटाफट जो है वो क्लियर करते हैं, फिर आगे जो है वो इसको खत्म करते हैं। हेमरेजिक एनीमिया में क्या बताया था दोस्तों, हेमरेजिक एनीमिया में बताया था ब्लड लॉस की वजह से जो एनीमिया होता है दैट इज हेमरेजिक एनीमिया होता है। एक्यूट और क्रोनिक, एक्यूट मतलब थोड़ा कम समय के लिए जो ब्लड लॉस होता है उसको एक्यूट में डाला गया है। क्रोनिक मतलब यानी कि लंबे समय तक जो है वो ब्लड लॉस हो रहा है, जिसको हमने किस में डाला दोस्तों, क्रोनिक में डाला। दूसरा हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन जो है, वहां तो था ब्लड लॉस, यहाँ पे था आरबीसी का ब्रेकडाउन। हीमोलाइटिक, लाइसिस वर्ड यहां से लाया गया। तो आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है उसको हमने हीमोलाइटिक एनीमिया बोला है। दो तरीके से होता है, या तो बोन मेरो के अंदर ही जो है वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाए, जिसको हम बोला इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक क्या होगा, बाहर, बोन मेरो से बाहर, लीवर में हो जाए, किडनी में हो जाए, या और कहीं पे भी जो है वो स्प्लीन में आरबीसी का ब्रेकडाउन है, वो हो गया हमारे पास में एक्सट्रेंसिक। थर्ड हो गया हेरिडेटरी एनीमिया। हेरिडेटरी एनीमिया में कि कहीं ना कहीं क्रोमोसोम या जीन की डिफॉर्मिटी की वजह से एनीमिया होता है, जिसको हमने हेरिडेटरी एनीमिया बोला है। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया इसके दो एग्जांपल थे। सिकल सेल एनीमिया में ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा इसमें पूछा जाएगा कि आरबीसी की साइज जो है वो कैसी हो जाती है, तो सिकल सेल हो जाती है, यानी कि अर्धचंद्राकार हो जाती है। क्वेश्चन जहां से पूछा जाएगा वैसे के वैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए जो है वो टीएनसी एक्सप्रेस जो है वो स्पेशल हो जाती है। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इसमें ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट आता है, या तो हमारे पास में अल्फा चेन में डिफेक्ट आएगा या फिर बीटा चेन में आएगा। एडल्ट में 2 अल्फा 2 बीटा होती है, फीटल में 2 अल्फा 2 गामा होती है, क्लियर है। उसके बाद आता है दोस्तों एप्लास्टिक एनीमिया। सिंपल, सबसे सिंपल एनीमिया एप्लास्टिक एनीमिया, दैट इज बोन मेरो में कोई भी डिफेक्ट हो जाए उसकी वजह से जो एनीमिया होता है दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया। और सबसे लास्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया को फिर से जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। 4 कैटेगरी कौन कौन सी है दोस्तों, 4 कैटेगरी हमारे पास में। सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि आयरन की कमी हो जाए उसकी वजह से जो एनीमिया होगा वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की एनीमिया, बिल्कुल दोस्तों, जिसको परनीशियस एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए इंट्रिंसिक फैक्टर जरूरत होता है दोस्तों। थर्ड हो गया मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक होता है आरबीसी बहुत ज्यादा जो है वो नंबर साइज में बढ़ जाए, उसको मेगलोब्लास्टिक भी होता है। इसको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट सबसे दैट इज प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। प्रोटीन आपको पता है कि हीमोग्लोबिन दो चीजों से, एक तो आयरन, दूसरा प्रोटीन, इन दोनों से ही मिलके बना होता है। तो ये हो गया हमारे पास में प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। इस तरीके से हमारे पास में टाइप ऑफ एनीमिया जो है वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें जो है वो 200 डिस्कस कर लेते हैं। वो था हमारे पास में कि नेक्स्ट जो डिस्कशन होते हैं हमारे पास में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारे पास में ज्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको पता ही है कि जब
कोई भी एनीमिया होगा, अब एनीमिया होगा तो आपको पता ही है कि जब हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो गया तो एक तो ऑक्सीजन जो है वो लाने ले जाने का काम सही तरीके से नहीं होगा, तो स्किन जो है वो पैलर होगी, वीकनेस होगा, पैलर स्किन होगी, वीकनेस होगा, ठीक है, वीकनेस होगा, स्किन हमारे पास बीएमआर जो है वो बढ़ जाएगी, बीएमआर बढ़ जाएगा, टेकीकार्डिया होगा दोस्तों, टेकीकार्डिया होगा, देन उसके बाद में जो है वो स्प्लेनोमेगेली होगा, स्प्लेनोमेगेली होगा, देन उसके बाद में जो है वो हमारे पास में हेपेटोमेगेली होगा, मेगेली होगा, देन उसके बाद हेडक होगा, लाइट हेडक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाइट हेडक होगा, ठीक है, ये जो है वो काफी बार जो है वो पूछा गया, लाइट हेडक जो है वो काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। इसके अलावा जो है वो फटिक होगा, फटिक जो है वो देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है वो शॉर्ट थ्रोट हो सकता है, शॉर्ट थ्रोट जो है वो देखने को मिलेगा, इसके बाद डिस्निया होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो है वो ऑक्सीजन को ले जाने का जो है वो काम करता है, देन उसके बाद जो है वो चेस्ट पेन जो है वो देखने को मिलेगा। ये जो है वो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो इसके मैंने बताया है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपके पास में जो है वो मेन चीज है, एक तो पैलर होगा, ठीक है ना, दूसरी चीज वीकनेस होगी, और तीसरा जो है वो लाइट हेडक होगा, ठीक है, और फटिग होगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता ही है, ठीक है। पैलर होगा तभी तो जो है वो स्किन, जब भी कोई ब्लड देने जाता है तो सबसे पहले जो है वो लिप्स का कलर या हमारे जो कंजक्टिवा का कलर, ठीक है ना, या नाखूनों पे जो हमारे पास में नेल बड्स है वहां पे इन सब चीजों का कलर देख के जो है वो हम देख सकते हैं। और जो लोग वहां पे ब्लड बैंक में काम करते हैं उनको स्क्लेरा का कलर या हमारे पास में जो है नेट ब्लड का कलर या लिप्स का कलर देख के ही वो जो है वो अप्रोक्सीमेटली हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन या हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो बता सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारे पास में डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन सबसे सिंपल इसी का डायग्नोस्टिक है, कुछ नहीं करना, एनीमिया देखना है, सीधा सीधा जो है वो HB कंसंट्रेशन देख लो या HB लेवल देख लो, बस सिंपल। और HB लेवल जो है वो किसमें देखता है, कंप्लीट ब्लड काउंट में जो है वो HB लेवल देखा जाता है। सिंपल, हमें हीमोग्लोबिन लेवल देखना है, HB लेवल देखना है, हमें तुरंत पता चल जाएगा कि इसको एनीमिया है या नहीं है। कोई अलग टेस्ट, CT स्कैन, MRI किसी की भी जरूरत नहीं। सबसे सिंपल डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन एनीमिया का ही है, सिंपल एक ही टेस्ट है, CBC करवाते हैं, CBC में जो है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन देखते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल देखते हैं और तुरंत हमें पता चलता है कि एनीमिया है या नहीं है। उसके बाद आता है दोस्तों इसमें मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम ले लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका जो है मैनेजमेंट होता है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। अब आप कहोगे कि सर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट क्या होता है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है कि जिस टाइप का जो एनीमिया है उसी टाइप पे जो है वो उसका ट्रीटमेंट करना है या उसका मैनेजमेंट करना है, उसको हम बोलते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले थे डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करते हैं दोस्तों, डाइटरी मैनेजमेंट सीधा सीधा है कि हम डाइट सही तरीके से मेंटेन करते हैं। भाई उसको आयरन वाली देंगे, उसको प्रोटीन देंगे, उसको जो है वो फोलिक एसिड देंगे, तो ये सारी चीजें देंगे। उसमें क्या क्या चीज आती है दोस्तों, आयरन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से ही जो है वो हमें बनता है, विटामिन B12 होना चाहिए, देन उसके बाद विटामिन 9 या जिसको हम फोलिक एसिड के नाम से भी जो है वो जानते हैं, फोलिक एसिड भी जो है वो होना चाहिए, क्योंकि यही डाइट में जो है वो नहीं होगा तो इसकी वजह से जो है वो एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये डाइटरी मैनेजमेंट में, डाइटरी मैनेजमेंट में हम आयरन कंप्लीट पूरा होना चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए क्योंकि ग्लोबिन चेन जो है प्रोटीन से बनती है, विटामिन B12 होना चाहिए और फोलिक एसिड होना चाहिए। तो ये चीजें तो जो है वो होनी चाहिए हमारे पास में डाइटरी मैनेजमेंट में। अब ये सारी चीजें होगी तो उसके बाद जो है वो आपको पता ही है कि बाकी सारी चीजें जो है वो नॉर्मल हो सकती है। हाँ, एनीमिया के लिए जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में दोस्तों आपको पता ही है कि इसके जो है वो इंजेक्शन आते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट। और इसमें से जो है वो क्वेश्चन कौन सा आता है उसी को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मैंने इसका अलग जो है वो करवाया है। मेडिकल मैनेजमेंट में दोस्तों आयरन सुक्रोज या आयरन माल्टोज के जो है वो इंजेक्शन आते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट जिसको हम कहते हैं, फेरस सल्फेट या आयरन सुक्रोज या आयरन माल्टोज, ये जो है वो इंजेक्शन आते हैं। ये दोनों जो है वो दोस्तों आयरन सुक्रोज और आयरन माल्टोज ये जो है वो IV दिए जाते हैं बेसिकली,
और फेरस सल्फेट जो है वो IM दिया जाता है। और IM में इसमें जो स्पेशल ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें IM में जेड ट्रैक टेक्निक यूज में ली जाती है। कौन सी? जेड ट्रैक। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि जो आयरन का इंजेक्शन हम लगाते हैं, ठीक है ना, तो उसको किस टेक्निक से लगाते हैं। तो दोस्तों आयरन का जो इंजेक्शन लगाते हैं, आयरन का जो इंजेक्शन लगाते हैं उसको लगाते हैं हम जेड ट्रैक टेक्निक से, ठीक है, जेड ट्रैक टेक्निक। अब आप कहोगे कि सर जेड ट्रैक टेक्निक जो है वो क्या होती है दोस्तों। जेड ट्रैक टेक्निक में क्या होता है कि एक तो क्या होता है कि जैसे हमारे पास में ये स्किन है, ठीक है, अब स्किन को जो है ये देखो, इसको यूं समझ लीजिए, ये हमारे पास में एपिडर्मिस है और ये जो है वो हमारे पास में डर्मिस है। अब हमने इंजेक्शन लगाया, अब इंजेक्शन अगर सिंपल इसको हम इंजेक्शन को जो है वो IM डालेंगे और देन उसके बाद जब वापस निकालेंगे तो कुछ दवाई जो है वो इंजेक्शन का जो पाथवे है, जो रास्ता है, उसके साथ वापस निकल जाएगी, और वापस निकल जाएगी तो वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो इरिटेशन कोज करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जेड ट्रैक टेक्निक लगाते हैं। इसमें हम स्किन को थोड़ा सा पीछे खिसकाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरी स्किन है, इसको मैं पीछे खिसकाऊंगा, तो स्किन को पीछे खिसकाएंगे तो उसके बाद में जब निकालेंगे तो ये स्किन थोड़ा सा जो है वो पीछे आ जाएगी, ये स्किन जो है वो हमारे पास में, और ये एपिडर्मिस, ये स्किन जो है वो पीछे आ जाएगी। जब इसको हम खिसकाएंगे तो ये नीडल कुछ इस तरीके से जाएगी, ये नीडल जो है वो इस तरीके से जाएगी और फिर वापस छोड़ेंगे तो पूरी जेड टेक्निक बन जाएगी, ठीक है। इसको खींचा, देन IM इंजेक्शन लगाया, देन उसके इंजेक्शन लगाने के बाद वापस खींचा और स्किन को वापस छोड़ दिया, तो ये स्किन जो है वो जेड ट्रैक में बन जाएगी, जिसको हम जेड ट्रैक टेक्निक्स के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इससे क्या होता है कि वो जो दवाई नीचे गई है, इंजेक्शन जो है इसको यूं खींचा, ठीक है, स्किन को पीछे की तरफ खींचा, फिर इंजेक्शन लगाया, देन उसको वापस छोड़ेंगे तो स्किन यूं हो जाएगी, तो ये जेड बन जाएगा, जिसको जेड ट्रैक कहते हैं। इसमें क्या होगा कि दवाई का जो है बैक फ्लो नहीं होता, ठीक है, बैक फ्लो नहीं होगा तो इरिटेशन नहीं होगा, इरिटेशन नहीं होगा तो कोई चीज की प्रॉब्लम आएगी नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज जो है वो इसमें एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में आता है दोस्तों हमारे पास में इमरजेंसी मैनेजमेंट, ठीक है, कि इमरजेंसी मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों एनीमिया का जो है, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, एनीमिया का जो इमरजेंसी मैनेजमेंट है वो है इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट है हमारे पास में ब्लड ट्रांसफ्यूजन। याद रखना दोस्तों, बहुत सारे कम लोगों का जो है वो ध्यान यहाँ पे नहीं जाता है, और जहां ध्यान नहीं जाता वहीं एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन निकाल के लेके आता है। तो मैं वही चीज कह रहा हूं, जहां कहीं से भी, क्योंकि एक TNC के टॉपिक में, TNC एक्सप्रेस के टॉपिक में हम कोई भी वो चीज नहीं छोड़ना चाहेंगे जो एग्जाम में आई हो और हमारे टॉपिक से जो है वो बाहर हो जाए। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, इमरजेंसी मैनेजमेंट, एनीमिया का इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि वो ब्लड का जो है वो ट्रांसफ्यूजन ही हमें जो है वो करना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास में इमरजेंसी मैनेजमेंट। और आयरन डेफिशिएंसी के लिए जो है वो दोस्तों आपको पता ही है कि कई बार एग्जाम में यहाँ पे छोटी सी चीज छूट गई थी, एग्जाम में पूछते हैं कि आयरन का जो है वो एब्जॉर्वेशन के लिए कौन सी चीज दी जाती है दोस्तों। तो आयरन के एब्जॉर्वेशन के लिए जो ऑरेंज जूस होता है या जो खट्टी चीज जो भी होती है वो जो है वो जूस दिया जाता है, जिससे कि आयरन का एब्जॉर्वेशन जो है वो सबसे अच्छे तरीके से हो जाए। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आज हमने जो है हमारी क्लास में सबसे पहले हमने एनीमिया को डिस्कस किया था। तो दोस्तों यहाँ से 1 बाय 1 करके लेते हैं, फिर इसके MCQ पे चलते हैं। MCQ इसकी ज़्यादा नहीं है दोस्तों। इंट्रोडक्शन में हमने कहा था सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे, ये हो गया हमारे पास में, डिस्कस किया था, ये था हमारे पास में। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में किया। इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज होता है, उसी को हम जो है वो एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। एनीमिया के बाद हमने जो है वो इसकी कैटेगरी दी थी, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। 10 से कम हो जाएगा दैट इज माइल्ड, ठीक है। 7 से 9 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा दैट इज मॉडरेट, और सीवियर कौन सा हो गया, 6 से कम हो जाएगा वो सीवियर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल मेल फीमेल और किसमें कितना प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं, मेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में 12 ग्राम पर डेसीलीटर और प्रेग्नेंट लेडी में 11 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। उसके बाद में हमने इसको डिस्कस किया था इसके टाइप। तो टाइप दोस्तों 2 तरीके से डिवाइड किया गया था, 2 टाइप नहीं है, 2 तरीके हैं, अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी और अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी जो है वो 4 कैटेगरी है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, दूसरा था माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तीसरा था मैक्रोसाइटिक
हाइपोक्रोमिक एनीमिया और चौथा था मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। सबके बारे में हमने जो है वो डिटेल से बताया था, क्या क्या साइज किस किस तरीके से शेप होती है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद में हमने अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी के आधार पे हमने जो है वो 5 कैटेगरी थी, हेमरेजिक एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया, देन उसके बाद में जो है वो हेरिडेटरी एनीमिया, उसके बाद एप्लास्टिक एनीमिया और नेक्स्ट था हमारे पास में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। इनके बारे में भी सब कैटेगरी थी, जैसे कि हमारे पास में हेरिडेटरी एनीमिया को 2 में, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, देन उसके बाद में हमारे पास में जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फर्दर जो है वो 4 कैटेगरी थी। 4 कैटेगरी कौन कौन सी थी दोस्तों? हमारे पास में थी विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके बाद में जो है वो हमारे पास में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और सबसे लास्ट था हमारे पास में प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। इन सब के डिस्कस करने के बाद हमने इसके जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे थे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने के बाद में हमने जो है वो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और लास्ट में हमने जो है उसका मैनेजमेंट देखा था। क्लियर है दोस्तों? अब फटाफट हम जो है वो इसके 2-3 MCQ करते हैं, उसमें सारी निचोड़ निकाल के लेके आएंगे और उसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो MCQ डिस्कस करते हैं। पहला MCQ देखिए हमारे पास में, ए 32 ईयर फीमेल, ठीक है ना, प्रेजेंट विद द फटिग एंड वीकनेस एंड पैलर, लेबोरेटरी रेस्टलेसनेस, लो हीमोग्लोबिन लेवल। देखो मेन काम की चीज है ये, तो सारा ये जो है वो निर्धारित कर रहा है, क्या कर रहा है कि एक 32 फीमेल है जो कि फटिग कर रही है, वीकनेस है और पैलर है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स किस चीज के हैं दोस्तों? ये है हमारे पास में एनीमिया के। क्लियर है? सारे के सारे साइन सिम्टम्स वही है, फटिग है, वीकनेस है और पैलर स्किन है, ठीक है। और लेबोरेटरी रिजल्ट क्या शो कर रहा है? लो हीमोग्लोबिन लेवल। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ठप्पा और लग गया कि ये 100% जो है वो एनीमिया ही है, ठीक है। तो यहां तक तो चीज क्लियर होगी। एंड लो मीन कार्पोसुलर वॉल्यूम। कार्पोसुलर वॉल्यूम होता है कि जो हमारे पास में आरबीसी की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेन कार्पोसुलर वॉल्यूम, यानी कि एक तरीके से उसकी साइज कितनी है, कितना स्पेस आरबीसी ऑक्यूपाई कर रही है, उसको बोलते हैं मेन कार्पोसुलर वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मल है या मैक्रोसाइटिक है या माइक्रोसाइटिक है, ठीक है। एंड लो सीरम आयरन लेवल, देखो नाम से पता, लो सीरम आयरन लेवल। अब आयरन लेवल भी जो है वो डिक्रीज है। वास्ट विच टाइप ऑफ एनीमिया मस्ट बी लाइक प्रेजेंट। देखो इसने तो बहुत अच्छे तरीके से और डायरेक्ट एक तरीके से आंसर ही दे दिया। ये तो सारी चीज रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास में कि एक 32 ईयर की फीमेल है जो कि फटिक है, वीकनेस है एंड पैलर है, यानी कि एनीमिया तो है ही है। देन लेबोरेटरी रिजल्ट शो कर रहा है लो हीमोग्लोबिन लेवल। अब हीमोग्लोबिन लेवल भी जो है वो डिक्रीज है, मतलब 100% एनीमिया है। अब यहाँ पे लो आयरन लेवल और लो मेन कार्पोसुलर वॉल्यूम है, तो वो कौन से एनीमिया को शो कर रहा है? तो दोस्तों लो कार्पोसुलर वॉल्यूम तो और भी बहुत सारे एनीमिया में होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर लो सीरम आयरन है तो सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कुछ सोचना ही नहीं है दोस्तों, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जाएगा। चलो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यस दोस्तों, पहला ही ऑप्शन जो है हमारे पास में राइट आ गया। दूसरा विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। दोस्तों विटामिन B12 डेफिशिएंसी में मेन कार्पोसुलर वॉल्यूम तो होता है, लेकिन कभी भी आयरन लेवल जो है वो डिक्रीज नहीं होता। ध्यान रखना दोस्तों, विटामिन B12 में जो है वो आयरन नहीं होता। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की एनीमिया में जो भी चीज होगी तो वीकनेस, नमनेस जो है वो होगी, ये नहीं होगा। नेक्स्ट एप्लास्टिक एनीमिया। दोस्तों एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? यस, बोन मेरो में डिफॉर्मिटी आ जाएगी। किसमें? डिफॉर्मिटी इन बोन मेरो। तो यहाँ बोन मेरो में तो कुछ नहीं आ रही है दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया। जी नहीं दोस्तों, क्यों? क्योंकि सिकल सेल में तो हमारे पास में आरबीसी जो है वो सिकल सेल की होगी, तो ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आएगा हमारे पास में ए। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको जो है वो आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ए 60 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विथ न्यूरोलॉजिकली सिम्टम्स। देखो एक 60 साल का जो है वो मेल पर्सन है जो कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो शो कर रहा है, जैसे कि टिंगलिंग एंड नमनेस। अब देखो टिंगलिंग एंड नमनेस किसी और डिजीज में भी जो है वो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आगे चल के देखते हैं क्या बोल रहा है। नमनेस इन द एक्सट्रीमिटी, डिफिकल्टी वॉकिंग। अब वॉकिंग डिफिकल्टी मतलब फटिक है। देखो फटिक है क्योंकि डिफिकल्टी वो में जो है वो वॉकिंग है। एंड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, ठीक है, वो सारी चीजें। लेबोरेटरी क्या शो कर रहा है? लो हीमोग्लोबिन लेवल। अब देखो लो हीमोग्लोबिन लेवल, अब लो हीमोग्लोबिन लेवल है इन द सेंस सीधा सीधा जो है वो
पर्सन जो है वो क्या सफर कर रहा है, एनीमिया से सफर कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज तो आ गई। अब देखो इसको कोरिलेट करो, एनीमिया हो गया, एलिवेटेड मीन कार्पोसुलर वॉल्यूम। अब देखो एलिवेटेड मीन कार्पोसुलर वॉल्यूम यानी कि आरबीसी साइज जो है वो मैंने क्या बताया था, कार्पोसुलर वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, मतलब कि स्पेस ऑक्यूपाई आरबीसी, एक आरबीसी के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एलिवेटेड मीन कार्पोसुलर वॉल्यूम यानी कि आरबीसी की साइज जो है वो बढ़ गई है, आरबीसी की साइज जो है वो बढ़ गई है एंड लो विटामिन B12 लेवल। अब देखो कौन सा एनीमिया हो सकता है, देन विच टाइप ऑफ एनीमिया, मोस्ट लाइकली सिंपल है। पहले इसने क्वेश्चन ने जो है वो सिम्टोमेटिक बताया है कि एक 60 साल का पर्सन है, ठीक है साहब। अब उसमें देखो न्यूरोलॉजिकली सिम्टम्स है, न्यूरोलॉजिकली सिम्टम्स है तो न्यूरोलॉजिकली तो नर्व डिजीज में भी हो सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, हो सकते हैं। क्या क्या है, टिंगलिंग है और नमनेस है, ठीक है, टिंगलिंग एंड नमनेस मैंने एक एनीमिया के बारे में बताया भी था, चलो कोई बात नहीं आगे लेते हैं। एंड डिफिकल्टी वॉकिंग मतलब फटीग है तो एनीमिया। लेबोरेटरी जो शो क्या कर रही है, हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो डिक्रीज है, मतलब डेफिनेटली उसको जो है वो एनीमिया है। अब कौन सा एनीमिया है जिसमें हमारे पास में जो है वो टिंगलिंग सेंसेशन होता है और नमनेस होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था टिंगलिंग एंड नमनेशन जो है वो किसमें होती है, विटामिन B12 में होती है। क्लियर कट। पहला है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। पहली बात तो दोस्तों आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो है वो कभी भी नमनेस वगैरह नहीं होती है। क्लियर है। हाँ, आयरन लेवल कम हो सकता है, इसमें है विटामिन B12 लेवल, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन लेवल कम हो सकता है, जो अभी जस्ट पहले अपन ने क्वेश्चन किया था। दूसरी चीज, इसमें कभी भी जो है वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं आते, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और तीसरी चीज, मेन कार्पोसुलर वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। मेन एमसीवी जो है, मेन कार्पोसुलर वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल रहता है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी आएगा। नेक्स्ट, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। यस, मैंने बार बार कहा था कि अगर न्यूरोलॉजिकली या टिंगलिंग या नमनेस आती है, मसल जो है वो मतलब नर्व वीकनेस आएगी, तो वो विटामिन B12 ही आएगी। नेक्स्ट हेमोलाइटिक एनीमिया। जी नहीं दोस्तों, हेमोलाइटिक एनीमिया होगा तो हेमोलाइटिक एनीमिया में जो है वो आरबीसी का ब्रेकडाउन तक कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, वो चीज नहीं आएगी। थैलेसीमिया, जी नहीं दोस्तों, थैलेसीमिया जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि इसमें नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये जो है वो आंसर जाएगा हमारे पास में बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, A 25-year-old female of mediastinal descent express as fatigue, weakness and jaundice। अब देखो ध्यान से दोस्तों, फटिक है, वीकनेस है एंड जॉइंडिस भी है। अब जॉइंडिस कब हुआ दोस्तों, जॉइंडिस इन द सेंस इंक्रीज, ध्यान से दोस्तों, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल, इसी में तो जॉइंडिस हुआ, ठीक है। एंड ब्लड टेस्ट रिवील लो हीमोग्लोबिन। अब लो हीमोग्लोबिन है, अब हीमोग्लोबिन लो है इन द सेंस क्या है दोस्तों, एनीमिया है, तो ये तो चीज क्लियर होगी, एनीमिया है। अब देखो दोनों को कोरिलेट करो दोस्तों, एनीमिया है और इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। अब ये चीज आपको पता ही है दोस्तों कि अब आगे भी देख लो, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स, देखो माइक्रोसाइटिक भी है और हाइपोक्रोमिक भी है, एंड इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन, जो कि पहले बता दिया जॉइंडिस है, मतलब बिलिरुबिन लेवल जो है वो इंक्रीज है, जो मैंने आपको यहाँ पहले लिख दिया। विच टाइप ऑफ एनीमिया। अब देखो दोस्तों, अब हमारे पास में है कि बिलिरुबिन लेवल जो है वो इंक्रीज है। अब बिलिरुबिन लेवल कब इंक्रीज होता है दोस्तों, जब मैंने बताया था कि ये हमारे पास में हीमोग्लोबिन है, तो ये हमारे पास में हिम है, ठीक है, और ये हमारे पास में ग्लोबिन है। अब ग्लोबिन है तो ये ग्लोबिन जो है वो क्या होती है दोस्तों, ये हमारे पास में जो है वो एमिनो एसिड्स होते हैं, तो ये तो एमिनो एसिड्स जो है वो अलग हो गए, ठीक है ना, 2 अल्फा एंड बीटा चेन के जो है वो एमिनो एसिड्स बनते हैं। एमिनो एसिड्स ये अलग हो गए, 141 146। हिम जो है वो 2 कैटेगरी में, आयरन और प्रोफायरिन, आयरन और प्रोफायरिन। ये प्रोफायरिन जो है वो बिलीवर्डिन में जाता है, बिलीवर्डिन में जाएगा और देन बिलिरुबिन में जाएगा। अब सीधा सा मीनिंग है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तभी तो बिलिरुबिन ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो यही चीज है। अब बताओ कौन से एनीमिया में जो है वो हमारे पास में आरबीसी का जो है वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। पहला हमारे पास में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जी नहीं दोस्तों, इसमें आयरन का जो है वो लॉस होता है, बाकी नहीं होगा, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जो हमारे पास में आरबीसी की साइज जो है ना वो सिकल सेल की हो जाती है, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, थैलेसीमिया।
जी नहीं दोस्तों, थैलेसीमिया में तो अल्फा या बीटा चेन में जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, हेरिडेटरी आएगी, जो कि इसमें कहीं पे भी जो है वो शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में हीमोलाइटिक। यस, हीमोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। ज्यादा ब्रेकडाउन होगा आरबीसी का तो ज्यादा जो है वो हिम बनेगा, ज्यादा हिम बनेगा तो ज्यादा बिलीरुबिन बनेगा। क्लियर है? तो आपने देखा होगा जॉइंटिस के अंदर या इंक्रीज बिलीरुबिन में क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो नाम से पता चला हीमोलाइटिक, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है। मतलब डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट है। आंसर डी जो है वो राइट जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आंसर डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास में बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यस। ए 20-year-old अफ्रीकन अमेरिकन मेल प्रेजेंट विथ एपिसोड ऑफ सीवियर पेन। देखो सीवियर पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है एंड फटीग हो रहा है। ठीक है, लेबोरेटरी रिजल्ट क्या शो कर रही है, लो हीमोग्लोबिन लेवल। अब हमें तो एक ही चीज चाहिए, लो हीमोग्लोबिन लेवल है, लो हीमोग्लोबिन लेवल है, लेवल जो है वो डिक्रीज है, मतलब क्या है, एनीमिया है। डिक्रीज लेवल है तो ये एनीमिया होगा। ठीक है, देन रेटिकुलोसाइट्स काउंट जो है हाई रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट क्या होता है दोस्तों, आरबीसी, मतलब वो आरबीसी जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। यानी कि जब आप इरिथ्रोपोइसिस जब आपने देखा था, जब आरबीसी हमने जो है वो पढ़ाई थी, तो आरबीसी इरिथ्रोपोइसिस होता है तो प्री इरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, ये सारी चीजें होती है। तो जो इरिथ्रोसाइट होती है उससे जस्ट पहले वाली स्टेज होती है रेटिकुलोसाइट काउंट। यानी कि रेटिकुलो यानी कि जिस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस है, समझ नहीं ध्यान रखो, आरबीसी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, इसको हमने क्या बोला दोस्तों, रेटिकुलो, उसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। अब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस है एंड सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स। मैंने बार बार बताया सिकल सेल होगा तो कुछ करना ही नहीं है, सिकल सेल एनीमिया होगा। ठीक है, तो उसमें कौन सा एनीमिया है, पहला आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जी नहीं दोस्तों, सवाल ही नहीं है। दूसरा विटामिन B12, जी नहीं, ना टिंगलिंग है, ना नमनेस है, ना वीकनेस है, कुछ भी नहीं है। ए प्लास्टिक एनीमिया, जी नहीं दोस्तों, बोन मेरो का कहीं पे भी डिस्कस नहीं है। सिकल सेल एनीमिया, नाम से पता चल रहा है दोस्तों सिकल सेल आरबीसी है, जो मैंने बार बार बताया था कि सिकल सेल दिया हुआ वर्ड आएगा वो आता है सिकल सेल एनीमिया। तो आंसर चला जाएगा हमारे पास में डी। छोटी छोटी बातें भी अगर दोस्तों आप पकड़ के रखोगे या उसको लेके चलोगे तो आपको 100% आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को जो है वो हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए टीएनसी एक्सप्रेस के साथ में आएंगे। और दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, इस क्लास में आपका कोई भी जो है वो मॉडिफिकेशन चाहते हो तो आप बता सकते हो। आपके कमेंट जो है वो हमें काफ़ी मोटिवेशनल देते हैं, क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन में तो हमारा डायरेक्ट जो है वो इंटरेक्शन होता है, तो हमें पता होता है कि स्टूडेंट का जो है वो लेवल क्या है, क्लास समझ में आई है या नहीं आई है, वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ तो जो आप फीडबैक दोगे, जो आप कमेंट करोगे, उसी से हमें जो है वो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी कोई बात नहीं, क्या इंप्रूवमेंट्स आते हैं उसको भी आप कह सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास को जो है वो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में टीएनसी एक्सप्रेस आपके पास में नया चीज लेके आएगी। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।